करते हैं आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक जो डील करता है दो चीजों से रिलेटेड। हम लोग अभी जो बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर डील करेंगे। एक तो बात करेंगे आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के ऊपर, राइट। किसके ऊपर बात करना है हम लोगों ने? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के ऊपर बात करना है। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बाद हम लोग एक और टॉपिक है आप लोगों का डिडक्शन। तो डिडक्शन, ऐसे हम लोगों ने दो टॉपिक के ऊपर क्या करना है? बात करना है, राइट। क्या करना है आप लोगों ने? इन दो टॉपिक के ऊपर आप लोगों से मैंने डिस्कशन करना है। अच्छा, डिडक्शन के ऊपर एक काम करूंगा मैं, इस पर्टिकुलर आज के सेशन में बात नहीं करूंगा। डिडक्शन का ना 1 आवर का पूरा कंप्लीट क्लास ही है, तो मैं वो क्लास आप लोगों के साथ भले ही शेयर कर दूंगा। तो आप लोग वो 1 आवर की क्लास क्या कर सकते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोग भी देख सकते हो। कौन सी? डिडक्शन की ओनली 1 आवर की क्लास है, जिसके अंदर थोरोली आपका डिडक्शन चैप्टर क्या हुआ है? कवर हुआ है। तो मैं बात करता हूँ सिर्फ अभी पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, राइट। अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर क्या करोगे? अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक जो कि आप लोगों ने एग्जाम के अंदर क्या करना है? कंसिडर करना है, या फिर एग्जाम के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करना है, राइट। कहाँ से क्वेश्चन? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को इस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अगेन आप लोगों की हेडिंग तो कॉमन रहेंगी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। और यहां पर एसएससी का नाम आ जाएगा आपके, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां पर आपका असेसमेंट ईयर और क्या आ जाएगा? प्रीवियस ईयर, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन आने के बाद अब आप लोग क्या करोगे? ये दो आपके अमाउंट के कॉलम बन गए, राइट। उसके अलावा ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये एक अमाउंट। देखिए आपके पास ना 4 कैटेगरी की इनकम होती है। पहली कैटेगरी है आपकी इनकम की इंटरेस्ट इनकम। कौन सी इनकम? इंटरेस्ट इनकम। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम है, या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इनकम निकाल कर दिया जाएगा, या तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी रहेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन में जिस भी नाम से इंटरेस्ट इनकम गिवन होगा वो ले लेने का, राइट। और दो बातें चेक करने का, अगर इंटरेस्ट इनकम ग्रॉस है तो आपने डायरेक्ट अमाउंट को क्या कर देने का? बाहर लिख देने का। लेकिन इंटरेस्ट इनकम आप लोगों को अगर दिख रही है कि नेट है, तो आपने क्या करने का? पहले ग्रॉसअप करने का। अगर क्या दिख रही है? नेट। तो ग्रॉसअप कैसे करते हैं? तो जितना भी आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, जितना भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करके हम उसे क्या करते हैं? ग्रॉस्ड अप करते हैं, राइट। क्या करते हैं? ग्रॉस्ड अप करते हैं। और उसके अलावा अब आपके पास इंटरेस्ट से रिलेटेड और दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है? आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी रहेंगी, और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को मल्टीप्लाई करना, एक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उससे मल्टीप्लाइड करना, राइट। तो अगेन अगर आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लाते हो तो उसे हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ दो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक लेस टैक्स या फिर टैक्स फ्री। लेस टैक्स या टैक्स फ्री, अगर ये वर्ड यूज किया जा रहा है, किसके लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है? अगर आप लोगों के प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं और लेस टैक्स या टैक्स फ्री वर्ड यूज करता है, इसका मतलब वो टैक्स काट के आपको ब्याज दे रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ होगा उसको ग्रॉस अप करना है, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। क्या करना है? ग्रॉस अप करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी के अगर आप लोगों को बातें दी गई है, ठीक है, किसकी? गवर्नमेंट कंपनीज की, तो आपको गवर्नमेंट कंपनी को एकमात्र कंडीशन में क्या करना है? ग्रॉस अप करना है। वो भी कब? जब अगर आपके सामने क्या लिखा हो, यही जो टैक्स फ्री या टैक्स लेस वर्ड यूज किया गया है, तो वैसे कंडीशन में आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करना है? जहां पर आप लोगों को डायरेक्टली काय की अमाउंट दी गई थी, इंटरेस्ट की अमाउंट डायरेक्टली गिवन है, काय की? डायरेक्टली इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है, तो उसको ग्रॉस अप करना है, जितना भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करके। बाकी आप लोगों का 99% केसेस में इंटरेस्ट की इनकम जो होती है वो मोस्टली क्या होती है? टैक्सेबल। अब कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि एग्जेम्प्टेड इनकम की, अगर एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर ये आता है तो आप लोगों ने अप टू 10,000 क्या कर देना चाहिए? एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड
इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के, और अगर प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट से अगर आप लोगों को क्या पता चलता है, प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट में से अगर आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये इन्वेस्टमेंट के अगर नाम आ रहे हैं तो फिर आपने क्या कर देना चाहिए, एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। और वो प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट के नाम क्या क्या है, अगर मैं वो इन्वेस्टमेंट के अगर आपको नाम बताते चलूँ तो इंटरेस्ट, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटी इज एग्जेम्प्टेड। अगर आप लोगों को ये जो अभी मैं नाम लिखवाने जा रहा हूं, अगर इन नाम से कोई भी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है तो आपने क्या करना चाहिए, एग्जेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस के कैश सर्टिफिकेट में अगर इन्वेस्ट किया है तो अगेन इस पर जो भी ब्याज मिलेगा क्या हो जाएगा आप लोगों का, एग्जेम्प्ट। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर अगेन आपने यहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया है तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। या फिर उसके अलावा नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, अगर इसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ से भी जो ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा नेशनल डिफेंस बॉन्ड अगर आपने खरीद रखा है 1980 वाला तो उसका ब्याज भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो अगेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 7th इशू, 8th इशू, 12th इशू ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए, राइट, ऐसे वर्ड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास आते हैं तो इसका इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट, इनका इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। तो ये बात पूरी की पूरी किससे रिलेटेड खत्म होती है, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो एक इनकम है जो आपके पास आ सकता है और वो है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अलावा जो दूसरी इनकम है वो है आपके पास डिविडेंड। इंटरेस्ट के अलावा दूसरी इनकम कौन सी है, डिविडेंड। डिविडेंड याद रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिविडेंड इनकम कहां से मिल रही है, इंडियन कंपनी से, अगर आपको कहां से डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी से, तो ऑलवेज पूरा क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के अंदर, या फिर आप मेंशन कर सकते हो अंडर सेक्शन 115O टैक्सेस पेड, ये दो बातें आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा हो तो, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा हो तो फुल्ली टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। कहाँ से अगर मिल रहा है तो, अगर फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो। अच्छा, उसके अलावा आपको किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो अगेन वो भी क्या हो जाएगा आपका, फुल्ली टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आप लोगों को डिविडेंड मिलता है तो अगेन ये भी क्या हो जाता है आपका, फुल्ली टैक्सेबल। तो बस डिविडेंड में 3 ही बातें याद रखने का, इंडियन कंपनी से मिला पूरा एग्जेम्प्ट, फॉरेन कंपनी से मिला पूरा टैक्सेबल, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला पूरा टैक्सेबल, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अब दूसरी इनकम को लेकर, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ कैजुअल इनकम को लेकर, राइट, कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम के अंदर क्या क्या आ जाता है, कैजुअल इनकम के अंदर आ जाता है आप लोगों का सबसे पहला तो इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम, अब देखो कहां कहां से जीत सकते हो आप, लॉटरी से, हॉर्स रेस से, ठीक है, कोई गेम खेल के, कोई क्रॉसवर्ड पजल से, क्योंकि क्रॉसवर्ड पजल भी एक प्रकार का गेम ही होता है, राइट। तो अगर आप लोग यहां से विनिंग करते हो तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन आप लोगों को ये अमाउंट अगर नेट करके देती है, क्या करके, नेट, या फिर बोलता है कि ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना चाहिए, ग्रॉस अप। तो ग्रॉस अप कैसे करेंगे, ये कब ग्रॉस अप करना, जब नेट या फिर रिसीव्ड अमाउंट दी हो तब। तो जितना भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है डिवाइडेड बाई 70
इंटू 100, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कितना फुल्ली 100% वैल्यू क्या है, और फिर वो फुल्ली 100% वैल्यू को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, राइट। 100% वैल्यू को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। डन यहाँ तक के, यस। सो ये आप लोगों को कैजुअल इनकम के लिए याद करना है। और अगर मैं अदर इनकम की बात करूं, किसकी, अदर इनकम की, तो अदर इनकम के केसेस में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, अब अदर इनकम में बहुत सारी मिसलेनियस छोटी छोटी इनकम आ जाएंगी। लाइक मैं बात करूं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से हो रही है तो क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आ रही है कहाँ से, फॉरेन से, तो फिर क्या करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल, राइट। क्या करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रकार का रेंट मिल रहा है, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग हाउस, अगर सबलेटिंग हाउस से आपको कोई इनकम मिल रही है तो क्या करने का, जितनी इनकम रिसीव्ड हुई है रेंट के रूप में उसमें से माइनस कर देने का एक्सपेंसेस फॉर डिराइविंग दिस इनकम, मतलब इस इनकम को एक्सपेंसेस फॉर दिस इनकम, इस इनकम को कमाने के लिए, इस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा लगा, चाहे वो आपको सब लेट आउट का जो एक्चुअल रेंट लग रहा है, डिप्रिशिएशन लग रहा है, कोई भी मेंटेनेंस खर्चा लग रहा है, तो सारे खर्चों को माइनस करो, बची वैल्यू को टैक्सेबल करो। अच्छा, अगर आ गया इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, तो जितना भी इनकम रिसीव्ड हुआ है, जितना भी इनकम रिसीव्ड हुआ है, तो उस रिसीव्ड इनकम में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उस रिसीव्ड इनकम में से क्या लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस फॉर रॉयल्टी। आपको इस रॉयल्टी की इनकम के लिए जितना भी खर्चा आया है, लाइक आप लोगों ने कॉपीराइट करवाया होगा, उसका खर्चा आया होगा, प्रिंटिंग करवाया होगा, उसका खर्चा आया होगा, पब्लिशिंग करवाया होगा, उसका खर्चा आया होगा, तो जितने भी खर्चे आए सब माइनस कर दो, बची वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कोई डायरेक्टर फीस आ जाता है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। किसी प्रकार का रेमुनरेशन आ जाता है, रेमुनरेशन रिसीव्ड, फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, एमपीज और एमएलएस की अगर सैलरी है तो सैलरी टैक्सेबल होंगी, लेकिन डेली अलावेंसेज अगर आते हैं, डेली अलावेंसेज आते हैं तो डेली अलावेंसेज एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन सैलरी क्या होता है, सैलरी टू एमपीज एंड एमएलएस क्या होता है, ये होता है फुल्ली टैक्सेबल, राइट। ये क्या हो जाता है आपका, फुल्ली टैक्सेबल। तो ऐसे आप लोगों को मिसलेनियस क्या कर सकता है, इनकम के नाम दे सकता है। सारी इनकम को टोटल मारने का क्या आ जाएगा आपके पास, सारी इनकम की जब टोटल मारोगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, राइट। कितनी इनकम आ जाएंगी, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया, राइट। और टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से अब क्या करना है, हमने लेस करना है डिडक्शन। और देखो, हमने जो भी मेजर डिडक्शन से सब तो ऊपर ऑलरेडी दे दिया, तो एकमात्र डिडक्शन जो कलेक्शन चार्जेस का होता है, डिडक्शन 57 के अंदर जो कलेक्शन चार्जेस के नाम से डिडक्शन लगता है, वो डिडक्शन आपने माइनस कर देने का। अब ये डिडक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके ऊपर, वो क्वेश्चन में बताएगा कि जितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ उसका फलाना फलाना परसेंट, इतना क्वेश्चन में आपको बताएगा। तो जितना आपको ग्रॉस इंटरेस्ट, और हमेशा याद रखना है सारी अमाउंट ग्रॉस होनी चाहिए, ग्रॉस इंटरेस्ट जितना भी रिसीव्ड हुआ उसका जितना परसेंट बोलेगा कैलकुलेट कर देने का, वो आपका क्या है, कलेक्शन चार्जेस है, वो आपके लिए क्या है, कलेक्शन चार्जेस है, राइट। और फिर ये कलेक्शन चार्जेस का डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी इनकम आएंगी, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और यहाँ पर आप लोगों का अदर सोर्सेस के अंदर भी इतने पॉइंट जितने भी बताया हूँ, इतने भी पॉइंट अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सफिशिएंट क्वांटम ऑफ डेटा है, राइट। ये क्या है, सफिशिएंट। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और जो छूट गए हैं, जो सडनली दिमाग में आए, जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक फैमिली पेंशन, ठीक है, क्या है, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन याद रखना, छूट गया, मैं इसको अलग से कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फैमिली पेंशन के बारे में अगर आता है तो याद रखना, फैमिली पेंशन की कुछ सर्टेन लिमिट होती है।
तो पहले तो जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो लिख लो, लेकिन इसमें से कुछ लेस होगा। क्या लेस होगा? तो एग्जेम्पशन। तो कितना एग्जेम्प्ट होता है, तो इसके लिए कुछ बातें चेक करने का, पहले देखने का कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, राइट, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, पहले ये बात देखने का, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 15,000, ठीक है, 15,000, सो आप लोगों ने एग्जेम्प्ट 15,000 और 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसका 1/3 निकालने का। तो आपको दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस आएगा उसको क्या कर देने का, अमाउंट रिसीव्ड के साथ माइनस कर देने का। बची वाली अमाउंट क्या हो जाएंगे आपकी, टैक्सेबल हो जाएंगे, राइट। बची वाली अमाउंट क्या हो जाएंगे आपकी, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो एक फैमिली पेंशन वाला पॉइंट क्या हो रहा था, रह रहा था, तो डन। अच्छा, इसके अलावा कोई भी रेंटल इनकम आ जाए, मशीनरी से आ जाए, सबलेट आउट करके आ जाए, उसको भी आपने इनकम में लेना है अदर सोर्सेस के अंदर, राइट। या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के नाम से भी आ जाए तो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, राइट। तो ये जितनी बातें मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की है, शेयर की है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, आता है। इससे सारा पॉइंट को क्या किया जाता है, कवर्ड किया जाता है टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, ठीक है। सो एक बार मैं आप लोगों को सारा पॉइंट क्या कर दूं, समराइज करवा दूं, राइट। तो अगर मैं सारा पॉइंट आपको समराइज कर दूं तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, वो अगर एक्सेप्ट वो हमने जो लिस्ट देखा उसके अलावा अगर कोई हो तो इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट on deposit with the company, interest on foreign government security, interest on debenture of the cooperative society, interest on any type of security, interest on national saving certificate, अगर वो 6th 7th या 8th इशू के हैं तो टैक्सेबल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन किसान विकास पत्र, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव एंड फ्रेंड, ये सारी ब्याज वाली इनकम है जो टैक्सेबल होती है। उसके अलावा डिविडेंड एंड शेयर की बात करूं तो फॉरेन कंपनी की और कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्सेबल होती है, क्योंकि इंडियन कंपनी की तो एग्जेम्प्ट हो जाती है। कैजुअल इनकम की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस इनकम लेना है आपने, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, इनकम फ्रॉम बेटिंग, इनकम फ्रॉम चेस, इनकम फ्रॉम डॉग रेस, इनकम फ्रॉम टीवी गेम। उसके अलावा अगर मैं अदर इनकम की बात करूं तो रॉयल्टी से कुछ इनकम मिल रही है, लेकिन उसमें के पीछे जितना भी आपने एक्सपेंसेस किया था वो एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। डायरेक्टर के फीस, एग्जामिनेशन रेमुनरेशन, LIC कमीशन ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट, लेकिन उसमें से खर्चे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई आप हायरर चार्जेस मतलब रेंट ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर, अगेन उसमें से खर्चों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन, उसके अलावा रेमुनरेशन, ठीक है, कोई लेक्चर वगैरह, एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह डिलीवर करने के लिए जो मिलते हैं, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड बाय MPs एंड MLA, डेली अलावेंसेस एग्जेम्प्ट होता है बट सैलरी टैक्सेबल होती है। गिफ्ट अमाउंट, तो गिफ्ट अमाउंट को लेकर एक कंडीशन है, अगर आप लोगों को रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट कर देने का, अदर देन रिलेटिव्स अगर मिल रहा है तो 50,000 रुपए तक के एग्जेम्प्ट होता है, ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती है, टैक्सेबल। 50,000 के ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। और अगर ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, चाहे फिर रिलेटिव दे चाहे दोस्त भाई दे, कोई भी दे, ठीक है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम ग्राउंड रेंट फुल्ली टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स फुल्ली टैक्सेबल। अगर कोई रेंट या कोई आपको ट्रेडमार्क से पैसे मिल रहे हैं अगेन फुल्ली टैक्सेबल, बट जितना आपको खर्चा हुआ है उस खर्चे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके अलावा फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, क्या हो जाएगा ये, एग्जेम्प्ट। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है इनकम के अंदर। एंड दो आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। चलिए, सो यहाँ पर आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी जो एक रिकैप था, रिकॉल था, वो भी क्या होता है, हमारा खत्म होता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की क्लास एंड करते हैं।
होप आप लोग ये सारे रिविजनरी क्लासेस का अच्छा खासा बेनिफिट लोगे और ये सारी रिविजनरी आपको एक क्विक रिकैप के काम में आने वाली है। तो होप आप लोगों को एग्जाम्स के लिए यहाँ से सारा का सारा जो एक हमने बहुत क्विक रिकैप किया था सारे टॉपिक्स के ऊपर, ये आपको क्या करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप पेपर में अच्छा अच्छा क्या करो, लिख कर आओ, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर सेशन को एंड।